नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे किसानों के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। क्या कुछ खास है आज के इस अंक में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। किसान भाइयों बहनों, पराली पहले की तरह अब हमारे किसानों के लिए समस्या नहीं रही है। हमारी सरकार द्वारा, हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इसके प्रबंधन के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। बता दें आपको कि मशरूम उत्पादन में भी आप पराली का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। किस तरह से आप इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी पर। पराली प्रबंधन हमेशा से बड़ी समस्या रही है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों ने अपने शोध में पाया कि पराली और फसल अवशेष एक समस्या नहीं बल्कि कई समस्याओं का समाधान है। मौजूदा समय में फसल अवशेषों का ज्यादातर इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग मशरूम उत्पादन में भी किया जा रहा है। इससे इनका उपयोग तो होता ही है, साथ ही मशरूम उत्पादन कर अतिरिक्त मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए मशरूम की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। मशरूम में विटामिन बी, डी, पोटेशियम, कॉपर, आयरन और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है। मशरूम में मौजूद ये तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मशरूम में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। यही वजह है कि मशरूम तेजी से हमारी खाद्य प्रणाली में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। दिल्ली से लगे गांव में किसान पंकज गहलोत पराली का बेहतर इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। वो मानते हैं कि पराली को जलाने से अच्छा है उसका इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मेनली इसमें हम पराल का काफ़ी उपयोग करते हैं। धान की जो पराली होती है उसको आप देख रहे होंगे, सारे सेट बने हुए हैं। झोपड़ी बनाने के लिए हम धान का प्रयोग, इसका पराली का प्रयोग करते हैं। इसको हम जलाते नहीं हैं, सारी पराली को हम इसको काट के भुस्से में मिक्स करते हैं और इससे झोपड़ी भी बनाते हैं। आप देख रहे हो मेरा काम बड़े स्केल पर है काफ़ी। इसमें हम कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 एकड़ पराली का उपयोग करते हैं। जलाने की बजाय हम इसका प्रोसेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मशरूम की खेती करने के लिए आप देख रहे हो कि भूसा है, इसको 1 महीने का प्रोसेस है हमारा सारा तैयार करने का। इसमें मुर्गी की बीट डलती है, जिप्सम डलता है, पोटास है, यूरिया है, 5-6 तरीके के खाद डाल के हम इसको तैयार करते हैं। और प्रोसेस करने में अगर मेरे पास 15-20 सेड है, एक सेड बनाते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए के आसपास की लागत आती है, जिसमें इनकम आप देखें अगर सभी कुछ सही तरीके से होता है तो 1,60,000 70,000 मतलब एक सेड पर हमें 70-80 हज़ार रुपये बच जाते हैं। तो अगर तरीके से की जाए खेती तो 15-20 लाख रुपये 6 महीने में हम लोग बचा लेते हैं। पंकज जी पराली जलाने के इतने खिलाफ है कि मशरूम उत्पादन के बाद बची पराली को भी बेहतर ढंग से प्रयोग करते हैं। वो इसे फैक्ट्रियों को दे देते हैं या पशु चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पराली का जो प्रयोग है वो इसमें इतना है कि इसको हमें पराली जलाने की ज़रूरत नहीं होती। उससे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है, पराली का यूज़ अच्छा होता है। और इसके बाद भी जब हम इसको निकालते हैं तो जलाते नहीं हैं। इसको निकालने के बाद इसके बंडल बनवा के हम इसको बेच देते हैं। फैक्ट्री में यूज़ होता है, गत्ता बनाने में यूज़ होता है। और ज़्यादा अच्छा पराल निकलता है तो इसको पशु के चारे में भी हम ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मशरूम होने में 1 महीने का प्रोसेस होता है हमारा मशरूम का, ये रॉ मटेरियल तैयार करने में। इसको 1 महीने तक हम लोग पानी डाल के इसकी कटाई करते रहते हैं, इसको गलाते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस होके आप ये इसको बेड के ऊपर डाल देते हैं। 15 दिन लगते हैं हमारे बिजाई करने के बाद। उसके बाद हम खाद डालते हैं, गोबर का खाद, 15 दिन उसमें लगते हैं। पूरा 2 महीने का प्रोसेस है इसको तैयार कर। 2 महीने में हमें मशरूम मिल जाती है। हमारा 1 टन आप ये मान के चलो एवरेज जो आती है वो आती है हमारी 75 से 80 के बीच में पर केजी। हमारी फैक्ट्री से भी टाइप होता है। ओपन मार्केट में जैसे आज़ादपुर मंडी है, हम लोग वहाँ भी देते हैं। लेकिन हम लोग जो आजकल प्रोसेस जो करते हैं, इसको मशरूम को कैन करते हैं। फैक्ट्री गोल्डन क्राउन एक फैक्ट्री है, उसको हमारा टाइप होता है। जैसे इस बार हमारा टाइप उनसे है 77 रुपीज़ पर केजी। लास्ट ईयर था वो 72 रुपीज़। जैसे कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई है, भूसे की कीमत बढ़ गई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस अप डाउन होता रहता है।
मशरूम उत्पादन की सबसे अच्छी बात ये है कि बिना कृषि भूमि के कम लागत पे कोई भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। साथ ही इसमें फसल अवशेषों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जान लिया आपने मशरूम उत्पादन में आप पराली का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बकरी पालन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस सर्दी के मौसम में किन बातों का ध्यान आपको रखने की जरूरत है, जिससे आपकी बकरियां स्वस्थ बनी रहें, साथ ही साथ आपको लगातार अच्छी आमदनी भी अर्जित हो सके। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। पशुपालन में इजाफा होता रहे और नुकसान की आशंकाएं कम हो, इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि बदलते मौसम में पशु की खास देखभाल करें। पशुओं में अगर हम बात करें बकरी की, तो इन्हें भी सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने का प्रबंध समय से कर लेना चाहिए। इसके लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाए। आवास के फर्श का तापमान नियंत्रित रखने के उपाय करें। प्रयास करें कि फर्श सूखा और साफ सुथरा हो। फर्श में पुआल या घास का बिछोना भी रख सकते हैं। इससे बकरियों का शरीर सीधे फर्श के संपर्क में आने से बचेगा और सर्दी लगने की आशंका कम रहेगी। इसके अलावा फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फर्श के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। आवास निर्माण के समय बकरी का शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बनाएं। इससे शेड में सूरज की रोशनी अच्छी तरह फैलेगी, जिससे सर्दियों के साथ साथ मानसून में भी शेड में तापमान के कम होने और नमी से बचा जा सके। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीले तापमान में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें। रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। बल्ब को जमीन से 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर रखें। सर्दियों के दिनों में जाड़ा लग जाने के डर से ज्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को नहलाते ही नहीं है, लेकिन जाड़ों में पशुओं के शरीर की साफ सफाई नहीं होने के कारण पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी, कीट, जू, पिस्सू, किलनी के प्रकोप की आशंका बनी रहती है। इसीलिए धूप निकलने पर सप्ताह में 2 से 3 बार पशुओं को नहलाना चाहिए। बाहरी कीट के बचाव के लिए बुटॉक्स और क्लीनर दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोलकर ग्रसित पशु के शरीर पर ठीक तरीके से लगाएं। इसके 2 घंटे बाद उस पशु को नहलाएं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। सर्दियों में दुधारू पशुओं को ऊर्जा देने के लिए समय समय पर शीरा या गुड़ खिलाते रहना चाहिए। इस मौसम में बकरियों के बच्चों को 30 से 60 ग्राम गुड़ प्रतिदिन के हिसाब से दें। वयस्क बकरियों को 50 ग्राम तक गुड़ रोजाना खिलाएं। इसके साथ ही मेथी सर्दियों में प्रतिदिन खिलाने से जाड़े से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है और साथ ही दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। बकरियों को अधिक हरे चारे की जगह नीम, पीपल, जामुन, बरगद, बबूल आदि की पत्तियां खिलाना चाहिए। इसके अलावा भी यदि किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अब कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। अपने पशुओं का सही तरह से प्रबंधन, सही तरह से देखभाल आप किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, आइए जानने के लिए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें।
और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। तो जान लिया आपने किस तरह से आप अपने पशुओं की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का। बता दें, हमारे आज के जो कामयाब किसान हैं वो जैविक खेती को न केवल अपनाए हुए हैं बल्कि इससे बढ़ावा दे रहे हैं। अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे भी जैविक खेती को अपनाएं और अपनी आमदनी को 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना तक बढ़ा लें। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। यज्ञदत्त जी के पिता फौज में थे। पढ़ाई करने के बाद यज्ञदत्त ने भी नौकरी की तरफ रुख किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक नौकरी नहीं कर पाए और वापस अपने घर आ गए। बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए उनके ये प्रयास काफी नहीं थे। इसके लिए यज्ञदत्त दिल्ली आ गए और यहाँ कई जगह नौकरी की। इन नौकरियों में यज्ञदत्त की जिंदगी तो संभल रही थी, लेकिन एक खालीपन कायम था जिसकी भरपाई कैसे की जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बड़े शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी को राहत देने के लिए यज्ञदत्त ने गांव वापस आकर जैविक खेती का रुख किया। बेसिकली मेरे फादर एक्स आर्मी मैन रहे हैं। देन उसके बाद में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया अपना नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में, ट्रांसपोर्ट डिवीज़न में। हम लोग 6 बहन भाई हैं। अब क्योंकि परिवार बड़ा था, पापा का परिवार भी बड़ा था, 6 चाचा ताऊ हमारे, तो पूरा स्ट्रगलिंग भरा लाइफ हमने स्टार्ट किया। जैसे तैसे हमने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के लिए हम अपनी सिस्टर के पास चले गए गाजियाबाद। वहाँ हमने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया और ग्रेजुएशन करते करते हमारे पास ऑफर आ गया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो 3-4 महीने हमने जॉब किया और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। घर आ गए वापस, अपना वही स्ट्रगलिंग शुरू किया हमने। गाय भैंसों का काम करना, खेती बाड़ी करना, ये सब भला भला चलते रहा। अपने इस फैसले को फलीभूत करने के लिए यज्ञदत्त ने थोड़े अनुभव और बड़े इरादों से शुरुआत की। 1 साल खेतों में मेहनत करने के बाद भी यज्ञदत्त को सफलता नहीं मिली। यज्ञदत्त ने इस असफलता के बीच सफलता की कुंजी खोलने के प्रयास तेज कर दिए और बाजार में जैविक उत्पादों के बारे में जानकारी पता की ताकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके लिए यज्ञदत्त ने घर घर तक अपने जैविक उत्पाद पहुँचाना शुरू किए।
इस समय में इनके साथ करीब 1000 परिवार जुड़ चुके हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा जैविक खेती के फायदे किसानों तक पहुंचाने के लिए यज्ञदत्त ने बाकी किसानों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज उनके सफर में करीब 7500 किसानों का कारवां है और ये बड़ी बात है कि आज उनके उत्पाद देश ही नहीं विदेशों में भी भेजे जाते हैं। धीरे धीरे फिर हमने बात की कि हम लोग फैमिलीज को टारगेट करते हैं, जो अपने से जुड़े हुए परिवार है। उनको हमने बताया कि हम लोग खेती कर रहे हैं और जो भी क्रॉप पैदा होगी नेचुरल, वो हम आप तक पहुंचाएंगे फ्रेश। उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देना शुरू किया, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 10 फैमिली, 25 फैमिली, 500 फैमिली, परिवार बढ़ते गए। और जिस परिवार में चीजें चली जाए इस फार्म से, वो देख के सरप्राइज हो कि यार ये कैसे तैयार किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने थोड़ी सी मेहनत की और नेचुरल तरीके से उसको बनाया, उगाया, उसको मैंने परिवारों में देना शुरू कर दिया। आज की डेट में हमारे साथ करीब 1000 फैमिली एसोसिएट हैं। अब 1000 फैमिलियों के साथ में हम लोग बड़े आराम से अपना टर्नओवर घुमा रहे हैं। यज्ञदत्त मानते हैं कि एक फसल दूसरी फसल की पूरक होती है। इसके लिए वो फसल विविधीकरण पर जोर देते हैं। इससे फसल की बेहतर पैदावार मिलती है। इसके अलावा यज्ञदत्त जीवामृत और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। अपने इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की जो खेत से लेकर बाजार तक काम आती है। इसके अलावा यज्ञदत्त उत्पाद बनाने में पारंपरिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसमें महिलाएं मदद करती है। वो मानते हैं कि इन तरीकों से उत्पाद की पौष्टिकता बनी रहती है। अपने इन अनुभवों को साझा करने के लिए वो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। एक बार में करीब 20 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। हम लोग फार्मर्स का वीकेंड्स पे सेशन बुलाते हैं, करीब 20-20 फार्मर्स बुलाते हैं हम लोग एक साथ और उनको ट्रेनिंग देते हैं अपनी जैविक से रिलेटेड कि उन्होंने क्या उगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खेत के चारों ओर कैसे अपना बफर जोन तैयार करना है, कितने एरिया में बफर जोन तैयार करना है और कितने खेत से शुरुआत करनी है, कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े एटलीस्ट 1 एकड़ से शुरुआत करें। अपने नेक इरादों पर चलकर यज्ञदत्त ने न सिर्फ सफलता पाई है बल्कि इस राह में और भी किसानों को शामिल किया है। जैविक खेती की ओर बढ़ता किसानों का ये रुझान भविष्य में मानव जीवन को फिर से पोषण से भरपूर भोजन देने में मददगार होगा। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे एक सफल किसान से। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी को सुनकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।